हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो इस क्लास से हम लोग जो है हम लोग प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने प्लेटो के उसका जीवन परिचय और उसकी जो आदर्श राज्य की कल्पना है उसके बारे में हमने देखा कि किस तरह से वो आदर्श राज्य की बात करता है और किस तरह के किंग की बात करता है, दार्शनिक राजा की वो बात करता है। इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि वो न्याय की स्थापना के लिए प्लेटो जो है वो समाज को 3 वर्ग में बांटता है, दार्शनिक, सैनिक और उत्पादक। तो सबसे ऊपर जो रखता है वो दार्शनिक, जिसको वो दार्शनिक राजा बोलता है। उसमें ज्ञान और विवेक जो है वो कहता है कि जिसमें ज्ञान विवेक ये सब होगा तो वो दार्शनिक बनेगा, मतलब राजा बनेगा। और सैनिक वर्ग होंगे, उसमें मनोवेग होगा, साहस होगी काम करने की, तो वो सैनिक वर्ग में आएगा। और तीसरा वर्ग को जो सबसे निचले स्तर पे रखा उसको वो बोलता है उत्पादक वर्ग, जिसमें तीसरा तृष्णा होगी, संयम होगा। तो इस तरह से जो है प्लेटो जो है न्याय की स्थापना के लिए समाज को 3 वर्गों में बांटता है। और समाज की व्यवस्था हेतु जो सद्गुण होता है वह न्याय है। वो कहता है कि समाज की व्यवस्था के लिए जो सद्गुण होता है वही न्याय है, और न्याय का अधिवास नागरिक के मन में है, जो एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं और अपने अपने कार्य करते हैं। उनको ही वो क्या कहता है, न्याय की स्थापना मानता है कि ये 3 वर्ग होंगे, और ये जो 3 वर्ग होंगे ये तीनों आपस में एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और अपना अपना कार्य करेंगे। इसी को वो कहता है कि ये न्याय है। उसकी विशेषताएं जो है वो कहता है कि ये जो 3 वर्ग में समाज को बांटता है, 3 गुणों का समावेश है। प्लेटो का न्याय वर्तमान से अलग है, जो वर्तमान न्याय व्यवस्था है उससे बिल्कुल अलग है प्लेटो का न्याय। इसका न्याय सिद्धांत नैतिक है। 2 व्यक्ति, जैसे व्यक्तिगत और सामाजिक, 2 न्याय की बात करता है। एक तो बात करता है व्यक्तिगत और दूसरा करता है सामाजिक का न्याय है कि जो जिस कार्य में निपुण है वो उसी कार्य को करेगा। तो इस आधार पे वो जो है न्याय की स्थापना करता है, और न्याय में कहता है कि अहस्तक्षेप होगा, मतलब कोई एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसके बाद ये कहता है कि दार्शनिक वर्ग को न्याय का दायित्व देता है। जो दार्शनिक राजा है, जो तीसरा वर्ग होता है, तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत था, उसकी कुछ लोगों ने आलोचना की है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह तो एक विधि न्याय नहीं है, कानूनी नहीं है, जिसके अभाव में यह निष्क्रिय हो जाएंगे। व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रताओं की यहाँ अवहेलना की गई है, क्योंकि सबको अलग अलग ड्यूटी बांट दी गई है, तो वही कहीं तरह से वो स्वतंत्र नहीं है कोई दूसरे कार्य करने के लिए। सिर्फ एक गुण पर बल दिया है जिसमें अन्य गुण भी दब जाते हैं, कि व्यक्ति में बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के गुण होते हैं, तो अगर एक गुण पे बल दिया जाएगा तो दूसरा गुण उसका दब जाएगा। इस आधार पे जो है प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना की गई है। सामाजिक न्याय की अवहेलना की गई है, क्योंकि 3 वर्ग बनाए गए कि मतलब वो कहता है कि सामाजिक जो न्याय होती है, समाज में भी तो न्याय की स्थापना के लिए वर्ग होते हैं अलग अलग, तो ये सिर्फ 3 वर्गों में उसको समाहित कर दिया है, जिससे अन्य वर्ग भी हैं, तो ये भी तो सामाजिक न्याय की अवहेलना हुई। दार्शनिक शासन को असीमित शक्ति दी गई है, कि जो दार्शनिक राजा होगा उसको असीमित शक्तियां होंगी, जिससे निरंकुश शासन स्थापित हो सकता है। तो इस आधार पे भी आलोचना की गई है। व्यक्ति को दास बनाया गया है। व्यक्ति के अत्यधिक एकीकरण पर बल, व्यक्ति के एक गुण पर बल। तो इस तरह से जो है प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना की गई है, और कहा गया है कि प्रजातंत्र का विरोधी है, इसलिए भी आलोचना की गई है। दंड का अभाव है उसके न्याय में। अब हम बात करेंगे कि प्लेटो की शिक्षा योजना क्या थी, किस तरह की शिक्षा की बात करता है प्लेटो। तो प्लेटो की शिक्षा योजना थी कि आदर्श राज्य का आधार स्तंभ शिक्षा है। इससे मानसिक विकास, बुराइयों का अंत होता है। शिक्षा मानसिक रोगों का मानसिक इलाज है, ये प्लेटो का विचार है। एथेंस और स्पार्टा से शिक्षा प्रभावित है। यूनान में जो एथेंस स्पार्टा थे उसके शिक्षा से प्रभावित है। शारीरिक और मानसिक शिक्षा पर बल देता है। सैद्धांतिक और व्यवहारिक शिक्षा पे भी बल देता है। और इसका शिक्षा की जो प्लेटो की शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो 50 वर्ष तक चलती है इसकी शिक्षा, मतलब काफी लंबा अवधि है इसके शिक्षा की। स्त्री पुरुष दोनों की शिक्षा की बात करता है। केवल अभिभावक मतलब संरक्षक जो होंगे, दार्शनिक और सैनिक वर्ग को ही शिक्षा के लिए उपयुक्त मानता है। जो उत्पादक वर्ग होंगे, इसके जो समाज में 3 वर्ग हैं, तो उसमें जो 2 वर्ग हैं, एक तो सैनिक और एक दार्शनिक, तो उन्हीं को ये मानता है शिक्षा के लिए योग्य। उत्पादक वर्ग को ये शिक्षित करना नहीं चाहता है, उसकी बात नहीं करता है।
तो शिक्षा योजना को जो सैद्धांतिक रूप से ये शिक्षा देता है वो इसका एज होता है लगभग 7 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक चलता है, और व्यवहारिक शिक्षा है वो 35 वर्ष से 50 वर्ष तक चलता है। सैद्धांतिक शिक्षा में इसका है प्लेटो का कि कहता है ये प्राथमिक स्तर पे होगा जो 7 वर्ष से 18 वर्ष तक दिया जाएगा। संगीत की शिक्षा, शारीरिक व्यायाम की शिक्षा 18, फिर उसके बाद 18 से 20 वर्ष तक भी है, जिसमें ये कहता है कि 2 वर्ष सैनिक शिक्षा दी जाएगी 20 वर्ष तक, मतलब 7 से 18, फिर 18 से 20 वर्ष तक शिक्षा देकर और एक एग्जाम लिया जाएगा। जो पास करेंगे वो आगे बढ़ेंगे, सैनिक का निर्माण होगा और वर्ग में आ जाएंगे। तो यहीं से उत्पादक वर्ग के लिए शिक्षा का जो रास्ता है वो बंद कर देता है। उच्च शिक्षा में कहता है कि 20 से 30 वर्ष तक दिया जाएगा, जिसमें गणित होगा, दर्शन होगा, मनोविज्ञान होगा। फिर 30 से 35 वर्ष तक दिया जाएगा द्वंद्व दर्शन, मस्तिष्क का पूर्ण रूप से विकास हुआ है कि नहीं। तो 35 वर्ष पे फिर एक एग्जाम ली जाएगी, एक तो 20 वर्ष फिर एक 35 वर्ष पे। और यहाँ जो 35 वर्ष पे जो एग्जाम ली जाएगी उसमें जो लोग निकलेंगे तो 35 वर्ष में तो उसको दार्शनिक राजा के लिए ये मानता है कि यहाँ जो फेल हो जाएंगे वो सैनिक वर्ग में आएंगे, और जो पास हो जाएंगे उनको 35 से 50 वर्ष तक दार्शनिक शासक की शिक्षा दी जाएगी। इसमें भी एक एग्जाम होगी, जो टॉप पर होगा वो दार्शनिक राजा होगा और उसमें शासन करने की अपनी भूमिका मतलब क्षमता होगी, तो वो दार्शनिक राजा बनेगा। तो इस तरह से जो है प्लेटो की शिक्षा योजना है कि किस तरह से वो 7 वर्ष से 50 वर्ष की अवधि तक शिक्षा को रखता है और उत्पादक वर्ग को। तो इस तरह से जो है प्लेटो के जो साम्यवाद की विचार है वो पारिवारिक और संपत्ति से रिलेटेड है, जो कहता है कि संपत्ति संबंधी साम्यवाद में संरक्षक वर्ग के पास कोई संपत्ति और ना कोई घर और गोदाम होगा, जो दुनिया के लिए काम करेगा, जिसमें संरक्षक वर्ग में आ जाएंगे सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग। कोई घर होगा ना कोई गोदाम होगा, दुनिया के लिए काम करेगा। यह सामाजिक भोजनालय में भोजन करेंगे और सिपाहियों की तरह डेरा में रहेंगे। सोना चांदी कोई भी सामान ये छू नहीं पाएंगे। उत्पादक वर्ग इन्हें वस्तु प्रदान करेगा, संरक्षक वर्ग को जो सामूहिक होगा, व्यक्तिगत नहीं। मतलब जो संरक्षक वर्ग हैं उनके लिए सामूहिक होगा, व्यक्तिगत तौर पे वो कुछ नहीं कर पाएंगे। उत्पादक वर्ग को संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है, लेकिन ज्यादा मात्रा में वो अर्जित नहीं कर पाएंगे न। तो इस तरह से थोड़ी बहुत आजादी जो है उत्पादक वर्ग को दी गई है संपत्ति और परिवार के लिए, लेकिन संरक्षक वर्ग के लिए नहीं, नहीं सैनिक और नहीं दार्शनिक राजा। विशेषता की बात करें तो केवल संरक्षक वर्ग के लिए है ये जो साम्यवाद है, प्लेटो का साम्यवाद। उद्देश्य राजनीतिक आर्थिक नहीं, क्योंकि हर राजनीति और शासन को दोषमुक्त रखना चाहता है। इसमें वर्ग संघर्ष नहीं होगा, यह त्याग का मार्ग है जो समाज के लिए कार्य करता है। आलोचना की बात करें तो इसके जो प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना की गई है कि संपत्ति विषयक साम्यवाद अर्ध साम्यवाद है, केवल संरक्षक के लिए, उत्पादक के लिए नहीं है। तो 2 नगर राज्यों का निर्माण हो सकता है, इस आधार पे इसकी आलोचना की गई। इस तरह से 2 नगर राज्यों का निर्माण हो सकता है, एक संरक्षक वर्ग के लिए, एक उत्पादक के लिए। समाज में असमानता आएगी इससे, अगर उत्पादक वर्ग संपत्ति रखेंगे, संरक्षक वर्ग नहीं रखेंगे तो, क्योंकि उत्पादक वर्ग जनसंख्या का आधे से अधिक होता है। तो इस आधार पे तो समाज में असमानता आ जाएगी। यदि संरक्षक वर्ग शिक्षित नहीं होंगे तो उत्पादक की समस्या कैसे हल करेंगे। वास्तव में अव्यवहारिक व नकारात्मक है प्लेटो का साम्यवाद जो है। अरस्तु द्वारा भी प्लेटो की आलोचना की गई है कि प्लेटो आध्यात्मिक बुराइयों का भौतिक निदान करता है, जो वास्तव में सही नहीं है। इसके साम्यवाद में व्यक्तियों का बलिदान होता है। प्लेटो के साम्यवाद की अरस्तु द्वारा इस प्रकार से आलोचना की गई है। साम्यवाद सामान्य अनुभव है, उसके विरुद्ध है। व्यक्ति धन संपदा एकत्र करने में गौरवान्वित महसूस करता है, जो संपत्ति विषयक साम्यवाद से खत्म हो जाते हैं। इस समाज में वर्ग संघर्ष भी पाया जाता है, छिन्न भिन्न हो जाएगा। यह उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होता, जिससे देश में एकता की भावना का अभाव पाया जाता है। इसमें परोपकार उदारता का अभाव है। इसमें परोपकार उदारता का अभाव है। राज्य की एकता स्थापित करने के लिए संपत्ति जो है की आवश्यकता होती है और उसका सहारा लेना पड़ता है।
परिवार स्त्रियां विषयक साम्यवाद। तो प्लेटो के परिवार और स्त्री संबंधी भी साम्यवाद है कि संरक्षक वर्ग श्रेष्ठ मतलब जो अगर संरक्षक वर्ग है वो श्रेष्ठ संतान को जन्म देंगे, और शासक वर्ग स्त्री पुरुष सामूहिक विवाह हो कि कोई किसी से भी शादी कर ले, कोई किसी के भी साथ रह ले। तो इस तरह से सामूहिक विवाह की बात करता है। संरक्षक वर्ग श्रेष्ठ संतान की पैदा करेंगे अगर ऐसे होगा तो, और इनसे मिलने का समय राज्य तय करेगा, मुहूर्त के हिसाब से राज्य द्वारा संतान का पालन पोषण होगा। तो परिवार और स्त्री विषयक साम्यवाद प्लेटो का है। संरक्षक वर्ग परिवार मुंह से बच सके, जो सैनिक और शासक होंगे, सैनिक और जो दार्शनिक राजा होगा वो परिवार से अलग रहेगा, एकता का विकास हो, इसके आधार पर श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति कर सकता है। अगर कोई किसी का मुंह नहीं होगा तो वो श्रेष्ठ संतान को जन्म देंगे कि कोई भी संरक्षक वर्ग के लिए ना परिवार होगा ना पैसा होगा। तो इस तरह से प्लेटो के स्त्री और परिवार विषयक साम्यवाद है। इसकी भी आलोचना की गई है कि यह अप्राकृतिक है कि कोई किसी के साथ सामूहिक विवाह कर ले, कोई किसी के साथ रह ले, अव्यवहारिक, हास्यास्पद है और असभ्य समाज का घोतक है कि समाज में असभ्यता आएगी, इससे नैतिकता का ह्रास होगा और प्रेरणा हित है। तो इस आधार पे प्लेटो की आलोचना की गई है। प्लेटो का साम्यवाद वो आधुनिक साम्यवाद में समानता है। जैसे मैक्सी कहते हैं कि दोनों को समान मानता है क्योंकि ये दोनों व्यक्ति की स्वतंत्रता को अस्वीकार करते हैं, मानव को राज्य के अधीन मानता है। व्यक्ति राज्य में रहकर अपना विकास कर सकता है, दोनों अधिकारों के बजाय कर्तव्य पर बल देते हैं, दोनों शिक्षा, कला, साहित्य पर राज्य का नियंत्रण रखते हैं। ये मैक्सी का मानना है कि प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में यही समानता है। आर्थिक प्रतियोगिता नहीं है, नैतिकता पर आधारित है, राजनीतिक उद्देश्य है, राज्य एक स्थायी संस्था है, संपत्ति और परिवार, ये सब राज्य आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो के साम्यवाद की समानता है। उत्पादक प्लस उपभोग दोनों में साम्यवाद लागू है। यह अपूर्ण साम्यवाद है क्योंकि संपूर्ण समाज के लिए नहीं है। आधुनिक साम्यवाद की बात करें तो नैतिकता पर आधारित है, आर्थिक उद्देश्य पूर्ण है, वर्ग विहीन साम्यवाद, क्रांति के द्वारा राज्य अस्थायी संस्था है, शिक्षा के द्वारा आधुनिक साम्यवाद में ये सब असमानताएं हैं, वर्ग पर बल देता है, सिर्फ संपत्ति उत्पादन पर बल देता है। प्लेटो के आदर्श राज्य में लॉज जो है आदर्श और व्यवहारिक पर आधारित है। लॉज बुक में लिखा गया है कि प्लेटो का आदर्श राज्य तो इस तरह से जो है आधुनिक साम्यवाद में असमानताएं पाई जाती है। तो आई होप आप लोग को ये प्लेटो की जो आई होप आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया होगा। आई होप आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। 18 वर्ष से भी अलग कर देता है और इससे आगे जो है सैनिक वर्ग और दार्शनिक राजा को वो शिक्षित करता है। दार्शनिक शासक में जैसे रिपब्लिक के 5 से 6 भागों में दार्शनिक शासक के गुण बताए गए हैं कि दार्शनिक जो शासक होगा, रिपब्लिक कंसर्न जस्टिस इसकी बुक है प्लेटो की, उसमें उसने कहा है कि दार्शनिक शासक के क्या क्या गुण होंगे। तो उसमें विवेक का प्रेम होगा, सत्य का अनुगामी होगा, निस्वार्थी होगा, नियंत्रित होगा, मतलब आत्मनियंत्रण होगा, उसमें मानसिक स्तर उच्च होगा, साहसी होगा, तीव्र बुद्धि वाला होगा, उसका चरित्र काफी अच्छा होगा। तो इस तरह से वो दार्शनिक राजा में क्या क्या गुण है उसकी बात वो करता है। कर्तव्य की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति को उसका विशिष्ट कार्य सौंपा जाएगा जब 3 वर्ग बटेंगे, और शिक्षा योजना संचालित करना, धार्मिक विश्वासों को नियंत्रित करना। दार्शनिक शासक पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं कि जो दार्शनिक राजा होगा उस पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, जैसे धन निर्धनता प्रवेश न करे, राज्य की सीमा न बढ़ाए न कम करे, तो राज्य की सीमा बढ़ाना नहीं, न्याय प्रशासन बना रहे, कोई एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप न करे, शिक्षा व्यवस्था जो बनी है वो यथावत बनी रहे। लेकिन इसके दार्शनिक राजा की आलोचना की गई है कि शासक निरंकुश हो जाएगा, अगर उसको जिस तरह की आजादी मिल जाएगी तो वो निरंकुश हो जाएगा क्योंकि वह सैनिक और उत्पादक पर शासन करेगा। प्रजातंत्र के ये बिल्कुल खिलाफ है जिस दार्शनिक राजा की बात प्लेटो करता है। धन और समय
अधिक लगता है, क्योंकि यह 50 मतलब इसका जो शिक्षा का योजना है वो लगभग 50 वर्ष तक है, तो इसमें समय भी काफी लगेगा और धन का खर्च भी होगा। तो इस हिसाब से ये दार्शनिक राजा की आलोचना की गई है, प्लेटो के दार्शनिक राजा की। इतिहास, अर्थशास्त्र, विधि का ज्ञान कराया गया, जिसमें इसका पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा, पूर्ण रूप से काल्पनिक और व्यवहारिक नहीं है। प्लेटो की जो शिक्षा योजना है ये काल्पनिक योजना है, ये पूरी तरह से ये व्यवहारिक है ही नहीं, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। इस आधार पे प्लेटो के दार्शनिक राजा की आलोचना की गई है।